एवरीवन, दिस इज एपिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो इससे पहले बेसिकली हम एक स्टोरी लाइन पिकअप करते जा रहे हैं और उसमें हम सब समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में देखा हमने व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। आगे हम पढ़े फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फिर हम देखा इन द अर्लीस्ट सिटीज़ कैसे डेवलप हुई। फिर हमने देखा व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस। आगे हमने किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक को पढ़ा। फिर हमने न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ जो अपना पिछला चैप्टर हमने ख़त्म किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका एम्पायर होता है, जैसे कि आपका किंगडम होता है राज्य, और कई सारे राज्यों को मिला के बनता है एक महाराज्य। तो एम्पायर के अंदर काफ़ी सारे किंगडम आते हैं, जैसे डॉट मान लीजिए किंगडम्स हैं और ये पूरे से शेल है, ये एम्पायर है। तो इसमें पूरे में ये एम्पायर होता है बहुत बड़ा। तो इसी के बारे में जानेंगे। जो अपना इसमें मेनली हम अशोक का जो हमारे मौर्यन डायनेस्टी में जो किंग रहे हैं उनकी स्टोरी के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। रोशन सुरपी, रोशन एक कोई लड़की है। अगर आप यहाँ फ़ोटो देखें तो रोशन ये लड़की है और इसको अपने ग्रैंडफादर के वेट अ मिनट या तो रोशन जो है अपने ग्रैंडफादर के पर्स में से कुछ नोट चुरा लेती है या चुपके से ले लेती है। और वो उसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट की बात होती है, क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्प नोट होते हैं। पर वो जैसे ही नोट्स को देखती है तो उनके ऊपर दिखती है कि हमको गांधी जी की एक स्माइल के साथ साथ उसको एक वहाँ पे जो हमारे लाइन कैपिटल करके है, वो एक लाइन का जो आपको सेट ऑफ लाइंस का प्रिंट मिलता है उस पर, वो भी उसको देख के काफ़ी अमेज होती है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लाइन का प्रिंट होता है वो ऐसा ही होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे द लाइन कैपिटल करके यहाँ पे ये हमारे जो लाइन का यहाँ पे जो स्टैचू है वही सेम फोटो प्रिंट जो होता है हमारे नोट्स पे देखने को मिलता है। ये फर्स्ट अशोका ने शुरू किया था अपनी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और आज के आगे हम चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। The line that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on the top of a massive stone pillar at Sarnath. सारनाथ आप जानते हैं, जहाँ पे बुद्धा जी ने जो कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट एट बोध गया। ओके। Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on the rock surface. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है अशोका की काफ़ी बड़ी इनकी भूमि रही है अशोका की हिस्ट्री में, बिकॉज अशोक का एक हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसका एक आगे उसकी मेंटलिटी कैसे चेंज हुई, वो कैसे स्पिरिचुअलिज्म और बुद्धिज़्म में बिलीव करने लग गया, और कैसे उसने इंस्क्रिप्शंस का एक दौर चालू किया जिसमें इंडिया के अलग अलग जोन्स में उसने इंस्क्रिप्ट पिलर्स बनाए और उस पर इंस्क्रिप्शन डाले, जो कि नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में होते थे, जो कि हम प्राकृत समझते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम इसका एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो ये मौर्यन डायनेस्टी थी, और इस मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था इसके दादाजी ने, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके लड़के थे बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का था अशोक। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनके बारे में आप उनको जो राजा बनाया था वो चाणक्य ने बनाया था। एक स्टोरी भी है कि कैसे चाणक्य ने उनको राजगद्दी पे बैठाया था। चाणक्य काफ़ी बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे, और बहुत ही इन अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिकल लीडरशिप्स के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस करते थे, और उनको अच्छी नॉलेज थी। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। ये करीब 2300 साल पहले की बात की जा रही है। कौटिल्य नाम से भी इनको पहले बोला जाता है। डायनेस्टी सिंपली एक टर्म है जो अगर राजा के बेटे का अगले बेटे का जो राज शासन चलता रहता है उसी को हम डायनेस्टी बोल देते हैं हिंदी में। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। अब देखिए काफ़ी सारे, जो उस टाइम अशोक था मौर्यन डायनेस्टी ने काफ़ी मतलब अखंड भारत आपने सुना होगा। अखंड भारत एक बहुत इंडिया की बात करी जाती है, इंडिया के साथ साथ उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साथ में यहाँ पे म्यांमार, आपका बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे पहले इसको, अब ईस्ट पाकिस्तान, जो भी ये एरिया था ये सब हमारे इंडियन पूरे अखंड भारत में आता था, जो कि मौर्यन डायनेस्टी ने कवर किया था। अशोक उस टाइम पे राजा थे और उन्होंने पूरे इस पर कब्जा था उनका, वो राजा थे इस जगह के। तो इनमें से जो 3 मेन जो आपकी कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। जो 3 में से भी जो मान लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिटी या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी।
सारा का जो डायरेक्ट कंट्रोल में थी ये राजा के, जो पाटलिपुत्र था वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग था। और इसी के साथ साथ तक्षशिला और उज्जैन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन थे उस समय पे, कैपिटल थे, क्योंकि तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट से आने वाले लोगों के लिए एक एंट्री था। क्योंकि आप, मैं आपको नीचे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं तक्षशिला है और ये बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से कोई भी आना चाहे तो वो इसके लिए यहाँ पे एक एंट्री है। उज्जैन जो साउथ साइड लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्री का जोन था। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी ये तीनों। तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. Merchants, officials, and craftspersons probably lived in these cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as Central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है, आप उसको देख सकते हैं। कई सारे रेड डॉट्स में जो है ये इंस्क्रिप्शन जहाँ पे पाए गए हैं वो जगह है, और जो ब्लैक डॉट्स में है वो इम्पोर्टेंट आपकी कैपिटल्स हैं या सिटी है। आप देख सकते हैं इस मैप में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी एरिया थोड़ा बहुत, और यहाँ पे म्यांमार, ये बांग्लादेश वगैरह ये सब कवर्ड है, नेपाल वगैरह। दे प्रॉब्ली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एज वेल, मतलब जो अलग अलग जोन में रहते थे उनकी बात करी जा रही है। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम, मैंने आपको बताई दिया है कि जो एम्परर्स थे, जो एम्पायर के एम्परर होते हैं, इनको काफ़ी सारे रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एम्पायर कई सारे राज्य यानी कि किंगडम्स को मिला के बनाया जाता है। तो महाराज्य होता है, किंगडम्स को मिला के, राज्य को मिला के महाराज्य बनाया जाता है। And need to be protected by big armies, so they also need a larger number of officials who collected tax. Ruling the empire, as the empire was so large, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको टैक्स भी लेना पड़ेगा, आपको एम्पायर रन करना है तो उसकी सेना का भी आपको देखना होगा कि कैसे सेना निरक्ष करनी है आपको। और different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor, जिसमें बता चुका हूँ। This means that officials were appointed to collect taxes from herders, farmers, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in their area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro. To and fro का मतलब आगे पीछे, जो उनके साथ रहते थे बताते थे। और एंड स्पाइस कैप्ट वॉच एंड ऑफिशियल्स, इस स्पाइस का भी काफ़ी एक बड़ा रोल होता है। जैसे ऑफिशियल्स तो आपने नियुक्त कर दिए, पर उनके ऊपर भी तो नज़र रखनी पड़ेगी। तो किंग को डायरेक्ट जो लोग उनको इन्फॉर्म करते थे इन सब व्यवस्था के बारे में, ऑफिशियल्स कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, और ऑफिशियल्स को बताते थे कि राज्य कैसे व्यवस्था में चल रहा है। तो ये है। And of course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. There were other areas of provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। अलग अलग जो जगह थी वो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए तक्षशिला और उज्जैन से हो रही थी, और मेन कैपिटल आपकी थी पाटलिपुत्र। कभी कभार अलग अलग जगहों पे रॉयल प्रिंसेस और ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलो। Besides, there was a vast area between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and river, which were important for transport, and collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets. अब जैसे नॉर्थ वेस्ट कई सारे आप देख रहे हो तो वहाँ ठंड वंड पड़ती थी, तो ब्लैंकेट्स का नॉर्मली आप समझ सकते हैं। और साउथ इंडिया हमने पहले ही पढ़ा था मोहनजोदड़ो के टाइम पे भी, जहाँ पे केरला साइड से गोल्ड आता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो यहाँ पे भी उसका बताया गया है, साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट एक तरह से आप समझ लिए, कोई भी अगर आपको टैक्स भरना है या फिर आप एक तरह से किसी को चीज़ दे रहे हो, आप विलिंगली उस चीज़ को दे रहे हो एज अ गिफ्ट, तो उसको ट्रिब्यूट बोल सकते हैं। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज possible from people who gave a variety of things more or less willingly. There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and vegetable morium. सिंपल सी बात है, जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं वो राजा को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, राज्य को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? एलिफेंट्स हो गए आपके, डिफरेंट एनिमल्स की स्किन हो गई, या डिफरेंट एनिमल्स से जो उपकरण बनाए जा सकते हैं, आपके जो टूल्स हैं, मेडिसिनल्स प्लांट्स हैं, टिम्बर हो गया, या कुछ भी हनी वैक्स जो भी आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज था वो एम्बेसडर था और उसको भेजा गया था
सेलुसियस निकेटर के द्वारा, जो ग्रीक का रूलर था, उसको चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा गया था और उसने काफ़ी सारे अपनी किताब में वर्णन किया है कि कैसे कैसे वो चंद्रगुप्त जब मौर्य अब चलते थे तो उनका कैसे उनका पूरा एक रैली जाती थी। तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही राजा एक जगह पे आता था, प्रवेश करता था, तो कई सारे जैसे एकदम खुशियों का जैसे त्यौहार हो वैसे ही उसको मनाया जाता था। और वो एक ऐसे उसमें क्या कहते हैं, पैलिंग्वेन उसमें बोला गया है, जैसे कि एक सोने का कोई पैलिंग्वेन, मतलब जो उसका चलने का होता होगा, कुछ टाइप ऑफ व्हीकल होता है, हो सकता है हाथी पे बैठा हो या कंधों पे आता हो, कैसे भी वो गोल्ड का होता था। और उसके जो आसपास सेना बहुत सारी होती थी, ताकि ये भी हो कोई इसको हानि ना पहुंचाए राजा को। और सेना के साथ साथ सेना जो गार्ड्स थे वो साथ में पेड़ को, छोटे छोटे पेड़ को भी लेके चलते थे, जिसमें चिड़िया के घोंसले होते थे, जिसमें चिड़िया होती थी। और साथ में एक ट्रेंड फ्लॉक ऑफ पैरट्स भी था, जो राजा के सिर के आसपास एनसर्कल करते थे। The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. Because इतना बड़ा किंग है यार, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग युद्ध करके ही इसको मारना चाहें। कई सारे उस टाइम पे चीज़ें करी गई थी। अगर हम आपको मैं बताऊं तो कुछ आई थिंक मैं सही हूँ या गलत, पर अशोक ने भी अपने भाई को जहर देके या पता नहीं कुछ देके मारा था आई थिंक, या किस इस परिवार में कुछ ना कुछ तो हुआ था ऐसा ही मौर्य डायनेस्टी में। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना जो बिहार में। ही रोड, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स, इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड। आप समझ सकते हैं 570 टावर्स, तो क्या लेवल ऑफ कैपिटलिज्म होगा वहाँ पे, जो वहाँ पे ट्रेडिंग होती होगी, जो व्यापार चलता होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग होगी वहाँ पे, वो एट अ इमेंस बिग लेवल होती होगी, काफ़ी बहुत बड़े लेवल पे होती होगी। आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एंक्लोजर फ्रॉम कीपिंग बर्ड्स। इन दोनों के आंसर तो पहले आपको मिल चुके हैं। अशोका, यूनिक रूलर, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। अब अशोका के बारे में थोड़ी डिटेल हम जानकारी देखेंगे, कैसे राजा था, फिर उसने एक कलिंगा की वॉर देखी थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर was अशोका. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. inscriptions वही पिलर्स होते थे उनके ऊपर, जो कॉमन लोग समझ पाते थे उस लैंग्वेज में। जो बेसिकली जो चाहता है अशोक, वो उस पर इंस्क्राइब कराता था उन पिलर्स पे, और उन्हीं को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। मोस्ट ऑफ अशोक्स इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत, जो कि कॉमन लैंग्वेज थी, एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो लिखने का तरीका होता है। अशोका वॉर इन कलिंग, अशोका ने कई लड़ाइयाँ जीती, लेकिन जब इसने कलिंगा की वॉर जीती, जो कि आज के टाइम पे कोस्टल उड़ीसा का जगह है, तो वहाँ पे जब इसने लड़ाई तो जीत ली, पर बाद में इसने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मरे हुए हैं, कई सारे कैदी बनाए हुए हैं, कुछ औरतें अपने बच्चों को ले लेके रो रही हैं और अपने पतियों को देख रही हैं कि वो मर गए हैं। तो इसको ये चीज़ काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो गई इसके लिए कि ये क्या हुआ। और ये पहला ऐसा राजा बना जिसने हिस्ट्री में पहली बार एक जंग जीतने के बाद, एक युद्ध जीतने के बाद, उसने आगे लड़ाई युद्ध करने का फैसला, आगे उसने कभी युद्ध करने का फैसला नहीं किया। समझ रहे हो आप? मतलब कि उसने, वेट अ मिनट, मतलब कि ये दुनिया का सबसे पहला राजा था जिसने युद्ध छोड़ दिया युद्ध जीतने के बाद। वो इससे इतना हिल गया था अंदर से। He was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. Ashoka inscription describing the Kalinga war. This is what Ashok declared in one of the inscriptions. ने यही बताया कि कितने सारे लोग मरे हुए हैं। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured. More than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants, or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma. Dhamma उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज में धर्म को ही बोला जाता था, and to teach other about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force.
I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead they should try to think about how to spread धम्म. इसने कई सारी जगह जैसे सीरिया हो गया आपका, कई सारी इजिप्ट वगैरह पे इसने धम्म क्या प्रचार किया था. और इसका जो बेटा जो उसका आगे हम पढ़ते हैं, जो इसके बेटे थे, बेटा बेटी थे, वो श्रीलंका भी गए थे इस धम्म के प्रचार के लिए. अशोका धम्म did not involve worship of God or performance of sacrifice. He felt that just a father tries to teach his मतलब कुल मिला के एक स्पिरिचुअल वे में उसको गाइड करना, स्क्रिप्शंस पे ये स्पिरिचुअली बातें बताना, और कैसे आप जो जीवन की छोटी मोटी समस्याएं इनसे कहाँ आप परे उठ सकते हो. He felt that just as the father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of Buddha. There was a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as Dhamma, Mahatma, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message those who could not read it themselves. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahindra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka. He built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. Ashoka message to his subjects. People perform variety of rituals when they fall in, when their children get married, when children are born, or when they got, मतलब बता रहे कई सारे हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं, यज्ञ परफॉर्म करते हैं जब कोई पैदा होता है, पूजा पाठ करते हैं, जब नई गाड़ी लेते हैं, या फिर कुछ भी एक ऐसा होता है रिचुअल हम परफॉर्म करते हैं. पर जब people observe other practices, this would not be fruitful. What are these other practices? ये रिचुअल होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये फ्रूटफुल नहीं होते, इतने हमको इनका हम इनको इतनी महत्वता देते हैं पर इनका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता हमारे जीवन में. दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स. और कुछ ये बातें उसने बताई कि अगर इनको हम छोड़ के, अगर इनको भी हम करें, इनके साथ साथ हम नई चीज़ों को भी अपनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्या थी वो बातें? दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रेस्पेक्टिंग वन elders, treating all creatures with compassion, gifting gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or to criticize another. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of other religion and respect it. ये इसकी बातें थी. तो ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, पहले ऐसे लिखी जाती थी और इन्हीं से इवॉल्व हो के ये सारी हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल बनी है. जैसे आप देख सकते हैं में ये थोड़ा सिमिलैरिटी है, बंगाली में तो काफ़ी सिमिलैरिटी है, तमिल में भी सिमिलैरिटी है, मलयालम में इतनी सिमिलैरिटी नहीं है. बाकी ये आपके फिलिप्स और ये काफ़ी ईजी होते हैं, इतना इनमें अगर आप एक बार रीडिंग करें तो आपके आराम से हो जाएंगे. एम्पायर, कैपिटल, प्रोविंस, धम्म, मैसेंजर, ऑफिशियल, ये सारे वर्ड हमने कर लिए हैं. बिगनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर 2300 ईयर अगो, और 2500 साल पहले आए कैसे बुद्धा, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था, उनका जन्म हुआ था. थैंक यू एवरीवन. और आपको कोई इश्यू हो, कोई आपकी कन्फ्यूजन हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि वीडियो में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं, या कुछ आपको सजेशन हो कि हाँ आप ये करिए, तो मैं उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ और ओपन हूँ. अगर आप चाहें तो ऐसा कमेंट में डाल सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.